अब आ रही है। हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन का शुभारंभ। एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा और लाइव सेशन को शेयर कीजिएगा, अपने प्यारे सभी साथियों को भी जोड़ लें और एक बेहतरीन और शानदार सेशन आपके बीच में होने वाला है। पिछले सेशन में भी हमने राजस्थान करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एनालिसिस किया था। आज उसका एक क्विक रिवीजन हम देखेंगे और उसी के साथ आज के टॉप 10 सवाल जो आपके बीच में होंगे उन्हें भी हम करने वाले हैं एनालिसिस। और प्यारे साथियों, बड़ा ज़बरदस्त शानदार सेशन आपके बीच है। विजय सीरीज से संबंधित राजस्थान जीके के जो सवाल हैं वो भी हम देखने वाले हैं। एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, राम राम, राधे राधे मित्रों। और मेरे साथ कौन कौन साथी हैं जो अभी तक जुड़ चुके हैं एक बार देख लेते हैं। आरती यादव, कृष्णा यादव, भगवती जोरवाल, राजेश चारण, कुंता मारू, अभिजीत सिंह, अजय कुमार, राकेश कटारा, प्रवीण कुमार, खुशी राम, नरेश कुमार, सुमन मीणा, ज्योति और मोटिवेशनल चैनल, बाइसा और ईशान, आज़ाद चौहान। चलिए भाई, अभी मीणा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी प्यारे साथियों ने लगातार जो अपना स्नेह बरकरार रखा है, उसी स्नेह को देखते हुए लगातार आपके बीच में जो करंट अफेयर्स की क्लास है पूरी होने जा रही है। और मित्रों, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका जो समय ये सुबह 7 बजे उठकर जो जगना है, ये आपका समय कभी बेकार नहीं जाएगा। मैं इतना शानदार कंटेंट आपको पढ़ाता हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि यहीं से परीक्षाओं में सवाल छपेंगे। आप निश्चित रहिएगा, माँ सरस्वती का चमत्कार हमें देखने को मिलेगा आगामी परीक्षाओं में। चलिए लाडलो, जुड़ जाइएगा फटाफट से, बड़े बेहतरीन और शानदार सेशन की ओर बढ़ेंगे। और मेरे साथ और भी साथी जुड़ेंगे। और विजेंद्र मीणा जुड़ चुके हैं, बीरबल जुड़ चुके हैं, सीमा कंवर, के एम मीणा और इसी के साथ जगदम्मा, विष्णु, जीतू, चौधरी। चलिए भाई, कल क्लास आएगी, अभी मैं आपको बता दूंगा। आज जो भी होगा वो शाम तक आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिव्य दृष्टि क्लासेज का मैसेज। अगर मेरा कहीं जाना नहीं हुआ और मैं कहीं बिजी नहीं रहा तो आपके बीच में जो क्लास है वो 100% जो है वो कल आने वाली है। और कल की क्लास ऐसी होगी जिसमें 260 सवाल हैं, उनका एनालिसिस करेंगे। लगभग 4 साढ़े 4 घंटे तक वो क्लास चलेगी, तो आप सभी निश्चित रहिएगा। ठीक है लाडलो, करें आज के इस दिन का शुभारंभ। आप सभी अपने अपने स्तर से इस सेशन को शेयर कर दें, बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सेशन आपके बीच है। चलिए लाडलो, देखते हैं आज के सेशन में जो रिवीजन वाले सवाल है उनको एक बार एनालिसिस करते हैं। राजस्थान के किस जिले में अरब सागर से जोड़ने के लिए इनलैंड पोर्ट बनाया जाना प्रस्तावित है? ये आपके राजस्थान में जालोर में बनेगा। हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल के आदेश के अनुसार राजभवन का नया नाम क्या कर दिया गया? तो अब राजभवन आपका लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में सांबर झील में आगमन के कारण राजहंस चर्चा में रहा, यह किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? तो मित्रों याद रखना भाई, ये किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है, ये अपन पढ़ चुके हैं कल। और मैंने आपको बताया था राजहंस आपके राजस्थान के नागौर जिले का क्या है, वन्य जीव शुभंकर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है लाडलो, और बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन आपके बीच ये है, याद रखना। जबकि आपको पता है अपने टोंक जिले का जो अपने वन्य जीव शुभंकर है वो हंस है, और नागौर का आपके वन्य जीव शुभंकर आ जाता है मित्रों राजहंस। फिर हमने पढ़ा राजस्थान की 16वीं विधानसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हमीर सिंह बायल हैं, जो 16वीं विधानसभा में याचिका समिति के अध्यक्ष। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में धर्म गोर्जियन अभ्यास का आयोजन किया गया। यह कौन कौन से 2 देशों के मध्य सैन्य अभ्यास है? तो भारत और जापान के बीच हुआ धर्म गोर्जियन युद्ध अभ्यास, ध्यान रखना। राजस्थान विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम आता है मित्रों आपके राम गोपाल सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलगुरु कौन है? तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलगुरु डॉक्टर M.K. असेरी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार द्वारा मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित व्यक्तियों को इलेक्ट्रिकल पावर और व्हील चेयर हेतु कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में जनजाति समुदाय के बच्चों हेतु कितने माँ बाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो 250 जो है अपने राजस्थान सरकार माँ बाड़ी केंद्र स्थापित करेगी। राजस्थान का पहला सरकारी अस्पताल जो रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी से प्रोस्टेट बीमारी का बिना सर्जरी के इलाज संभव करने वाला पहला अस्पताल बना है मित्रों, तो सवाई मानसिंह अस्पताल आपका जयपुर।
इसी के साथ आपके प्यारे साथी जो कल की क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं 260 सवाल आपके होंगे और उनका एनालिसिस करूंगा, तो आप यकीन मानिएगा कम से कम वो कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, 500-700 सवाल आपको मैं करवाने वाला हूं। और ये क्लास एक बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जो रीट मेंस भर्ती को अपन कवर करेंगे और 2026 में जो रीट मेंस भर्ती में छपने वाले जो सवाल होंगे वो तमाम क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए लाडलो, अब आज के इस दिन का शुभारंभ यहाँ से करते हैं। जयपुर फुट द्वारा कौन कौन से देशों में 50 दिवसीय शिविर आयोजित करके 800 दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे? कितना जबरदस्त और शानदार सवाल है। जयपुर जो फुट है प्यारे साथियों, ये अपने क्या काम करता है, अगर किसी भी व्यक्ति का किसी दुर्घटना में शरीर का कोई भी अंग अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो उस अंग को वो कृत्रिम रूप से लगवा सकता है। और ये काम अपने राजस्थान में कौन सा संस्थान कर रहा है मित्रों? जयपुर फुट कर रहा है। और इसका सवाल कई बार हमें परीक्षा में भी देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं, जयपुर जो फुट है लाडलो, इस जयपुर फुट के जनक आपके किसको माना जाता है? तो पीके सेठी इसके जनक माने जाते हैं। अभी अगर आपको पता हो लाडलो, तो मैंने कुछ दिनों पहले ही तुम्हें एक सवाल पढ़ाया था। इसी जयपुर फुट ने आपके अफ्रीका महाद्वीप का एक देश था जिसका नाम आता है मित्रों आपके मोजाम्बिका। इस मोजाम्बिका नामक जो देश है, इसमें भी अपने कृत्रिम अंग लगाने के लिए हमने 50 दिन का जो शिविर है वो आयोजित किया था। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका था लाडलो, ये भी याद रखना भाई, बहुत ही गजब का और शानदार सवाल आपका होगा। तो जयपुर फुट द्वारा मोजाम्बिका नामक देश में भी 50 दिन का एक शिविर लगा था जिसमें वहाँ के लोगों को कृत्रिम अंग लगाए गए थे। अब वापस ये जयपुर फुट अपने 50 दिन का शिविर लगाएगा और अफ्रीकी महाद्वीप के 2 देशों में 800 से ज़्यादा जो दिव्यांगजन हैं उनको निःशुल्क अपने कृत्रिम अंग लगाने का पूरा प्रयास कर रहा है। और यही काम इसका है। वो 2 देश आपके कौन कौन से आते हैं मेरे लाडलों? तो अफ्रीकी महाद्वीप में वो देश है दोनों, एक का नाम है टोबैको और एक का नाम आता है त्रिनिदाद। तो टोबैको और जो त्रिनिदाद नामक जो 2 देश हैं, वहाँ 50 दिन का एक शिविर लगाकर 800 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग लगाने के लिए शिविर का आयोजन करेगा कौन? आपका जयपुर फुट, जिसके जनक आपके कौन है लाडलो? ये पीके सेठी है। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपके सामने। फिर कह रहा हूँ प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना। कई बार परीक्षा में सवाल हमें देखने को मिलता है जयपुर फुट वाला, तो याद रख लेना भाई, जयपुर फुट के जनक भी आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, उनका नाम आता है आपके पीके सेठी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति विशेष को अपने मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? बताइए। डॉक्टर महेंद्र भानावत, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, डॉक्टर तुक्तक भानावत और डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। देखिए प्यारे साथियों, मेवाड़ गौरव जो सम्मान है, ये आपके इस बार सम्मान समारोह का आयोजन आपके राजस्थान के उदयपुर में हुआ। और ये सम्मान समारोह जब उदयपुर में आयोजित हुआ है तो अपने राजस्थान से एक महिला व्यक्ति विशेष हैं जिन्हें आपके मेरे लाडलों मेवाड़ गौरव सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या आता है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर जो आपके तुक्तक भानावत हैं, ये अपने इस बार मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। अब डॉक्टर तुक्तक भानावत ने ऐसा क्या काम किया? तो प्यारे मित्रों, एक तो ये साहित्य का काम करती है, इसी के साथ समाज सेवा करती है। इसलिए समाज सेवा के क्षेत्र में और लोगों के कल्याण हेतु और साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए इस बार डॉक्टर तुक्तक भानावत को मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का आंसर भी होगा मेरे लाडलों सी ऑप्शन। अब देखिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर की बात कर लेते हैं मित्रों। तो आपको पता है इसी साल अपने 2025 में डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर को एक पुरस्कार मिला था और वो पुरस्कार आता है आपके पीसी महाल नोबिस पुरस्कार। याद रखना भाई, बड़ा गजब का सवाल है। और ये पुरस्कार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के हाथों प्रदान किया गया था। और याद रखना, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर की बात करें तो अभी वर्तमान में मित्रों ये आपके कौन है? जयपुर जिला कलेक्टर हैं। जिला कलेक्टर के पद पर होते हुए भी ये व्यक्ति विशेष अपने राजस्थानी भाषा को, अपनी मायड़ भाषा को बढ़ावा देने का पूरा योगदान दे रहे हैं। और इन्होंने राजस्थानी भाषा की कुछ रचनाएं भी लिखी है। इनकी एक रचना का नाम आता है सनागत, इनकी एक रचना का नाम आता है आपके बरखमा,
और इनकी एक रचना का नाम आता है लाडलो आपके रणखार। तो सनागत, बरखमा और रणखार जो ये 3 पुस्तकें हैं, ये भी आपके डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर द्वारा लिखी गई। और मैंने आपको कई सवाल पढ़ा रखे लाडलो, याद कीजिएगा आप। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर ने आपके प्यारे लाडलो एक सवाल पढ़ा था हमने। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर ने यहाँ आपके जयपुर में एक अभियान चलाया था जिसका नाम आता है मेरे मित्रों आपके नरेगा आखर अभियान। नरेगा आखर अभियान का उद्देश्य क्या था? महिला मेटों के माध्यम से वहाँ नरेगा में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनकी साक्षरता में कैसे वृद्धि की जाए, ये भी अपने नरेगा आखर अभियान किसके प्रयासों से चला था? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर के प्रयासों से चला। अब मुझे बताओ, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर ने जयपुर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया था? ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लाडलों। इन्होंने अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए अपने जयपुर में एक अभियान चलाया था। उस अभियान का नाम आपके आता है मेरे लाडलों रास्ता खोलो अभियान। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो रास्ता खोलो जो अभियान है ये जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया था। याद रखना भाई, बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल आपका जो है वो भी इस तरीके से पूरा होता है। फिर मित्रों मैंने आपको पढ़ाया था डॉक्टर महेंद्र बानावत की बात करें तो ये अपने निधन के कारण चर्चा में रहे। साल 2025 में इनका निधन हो गया। और डॉक्टर महेंद्र बानावत का संबंध आपके मित्रों एक अपने सांस्कृतिक संस्थान से आता है। उस सांस्कृतिक संस्थान का नाम आता है मेरे लाडलों भारतीय लोक कला मंडल। ये भारतीय लोक कला मंडल जो है इसके सदस्य के रूप में कार्यरत रहे मित्रों। इसके अध्यक्ष भी एक बार चुने गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना। और यही भारतीय लोक कला मंडल है जिसकी स्थापना देवीलाल सावर ने राजस्थान के उदयपुर जिले में 22 फरवरी 1952 को की थी। ये क्वेश्चन भी राजस्थान जीके में कई बार हमें देखने को मिलता है। अगर मैं डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर की बात करूं मित्रों तो याद रखना भाई, अपने राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम आता है आपके निम्स यूनिवर्सिटी। उस निम्स यूनिवर्सिटी के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये बलबीर सिंह तोमर को जाना जाता है। अगर इसी के साथ हम बात करें मित्रों तो बलबीर सिंह तोमर ने आपके किस में भाग लिया था? WHS मतलब वर्ल्ड हेल्थ जो समिट है। इस बार आपके वर्ल्ड हेल्थ जो समिट है मित्रों ये अप्रैल 2025 में हुई थी। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व आपके किसने किया था? तो डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर ने किया था। ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। चारों ऑप्शन एनालिसिस कर दिए हैं। और डॉक्टर तुगतक भानावत को आपके मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी जो भर्ती है RS भर्ती 2023, इसमें टॉपर रहे कुशल चौधरी जिनका संबंध आपके राजस्थान के किस जिले से आता है? लो जी, बहुत गजब का सवाल। RPSC अपन पढ़ते ही हैं और RPSC इस RS के एग्जाम को करवाती है। अभी कुछ दिनों पहले ही रिसेंटली आपका RS जो 2023 है उसका रिजल्ट जारी हुआ था। और उस RS भर्ती 2023 में टॉपर रहे कुशल चौधरी, इनका संबंध किस जिले से आता है? बाड़मेर, जोधपुर, करौली और अजमेर। तो याद रखना मित्रों, RPSC का एग्जाम दिया इन्होंने अजमेर से ही और इन्होंने अजमेर में ही जाके इन्होंने पूरे राजस्थान में टॉप कर दिया। तो कुशल चौधरी जिनका नाम आता है इनका संबंध आपके राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आता है। ये आपको ध्यान रखना क्योंकि ऐसा सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। अभी कुछ दिनों पहले RPSC ने एक सवाल पूछा था मित्रों कि नीट परीक्षा 2025 में टॉपर रहे उस व्यक्ति का संबंध आपके किस जिले से आता है? महेश कुमार ने इस बार नीट परीक्षा 2025 में टॉप किया था, हनुमानगढ़ जिले का रहने वाला। तो वो सवाल पूछा गया। ऐसा हो सकता है कि RS भर्ती में जो टॉपर है कुशल चौधरी इनका भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना ये आंसर हो जाएगा अजमेर। ठीक है लाडलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजस्थान जन सांस्कृतिक जो परिषद है उसने साहित्यकारों के महासंगम कार्यक्रम में किसे साहित्य मनीषी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। एक ऐसा विद्वान है जिसको आपके साहित्य मनीषी जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। और ये कार्यक्रम आपका हुआ महासंगम कार्यक्रम जो राजस्थान में जन सांस्कृतिक परिषद ने किया, जिसका मुख्यालय आपके भरतपुर में है। तो ये भोगीलाल पाटीदार को मिला, पूनमचंद गोदारा, डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी को या डॉक्टर कौशल्या अग्रवाल को? बताओ भाई, अच्छा सवाल है। आपसे पूछा है साहित्य मनीषी पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? चारों ऑप्शन है, चारों से 4 सवाल बना देंगे। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपका बनेगा। क्या क्या सवाल बनेंगे एक बार उनको देखते हैं। भोगीलाल पाटीदार की बात करें मित्रों तो इनका संबंध आपके राजस्थान में
बांसवाड़ा जिले से आता है और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इनके नाटक का नाम है पंखेरुनीरी पीड़ा। ये पंखेरुनीरी जो पीड़ा नाम का नाटक है मित्रों, इसी के लिए इन्हें इस साल 2025 का केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। जबकि पूनमचंद गोदारा की बात करें मित्रों तो इनका संबंध आपके राजस्थान में अपने बीकानेर जिले से आता है और पूनमचंद गोदारा की रचना का नाम भी मैं आपको बता चुका हूं कई बार, और इनकी रचना का नाम आता है आपके अंतसरे आंगणे। तो अंतसरे आंगणे नामक जो रचना है, इसके लिए पूनमचंद गोदारा को केंद्रीय साहित्य अकादमी का 2025 में युवा साहित्य पुरस्कार मिला। और ये डॉक्टर सुरेश जो चतुर्वेदी हैं मित्रों, इन्हें इस बार आपके जो है मित्रों ध्यान रख लेना, मनीषी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो मनीषी साहित्य पुरस्कार मिला है डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी को, ध्यान रखना। डॉक्टर कौशल्या अग्रवाल की मैं बात करूं मित्रों तो याद रखना भाई, डॉक्टर कौशल्या अग्रवाल का संबंध आपके जोधपुर से आता है और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? डॉक्टर कौशल्या अग्रवाल को भूटान साहित्य पुरस्कार मिला। तो भूटान साहित्य पुरस्कार से सम्मानित हुई डॉक्टर कौशल्या अग्रवाल जो जोधपुर की हैं। और याद रखना मित्रों, डॉक्टर जो आपके सुरेश चतुर्वेदी हैं, इन्हें साहित्य मनीषी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। कोटा में आयोजित 32वीं आपके सब जूनियर कैडेट एवं जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया? एक प्रतियोगिता का नाम आ रहा है मित्रों ताइक्वांडो। ताइक्वांडो नामक एक खेल है, उसकी 32वें नंबर की सब जूनियर कैडेट एवं जूनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कोटा में हुई। उस प्रतियोगिता में पहला स्थान किस जिले के द्वारा प्राप्त किया गया? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। बहुत गजब का और शानदार सवाल आपके बीच है। एक बार सभी साथी से रिक्वेस्ट है, लाइव सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें एक बार क्लास को मित्रों। सभी साथी फटाफट से शेयर करो, बढ़िया क्लास। चलो भाई, ये आपके 32वीं सब जूनियर कैडेट एवं जूनियर जो राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता है, ये कोटा में हुई। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्यारे साथियों, फाइनल जो मैच है इन दोनों जिलों के बीच खेला गया, कोटा और सीकर के बीच। कोटा में ही प्रतियोगिता हुई, फाइनल मैच भी कोटा ने खेला, किसके साथ में? सीकर के साथ। लेकिन मित्रों सवाल ये बनता है कि इसमें उप विजेता कौन बना और विजेता कौन बना? तो इस बार कोटा इसमें टॉप कर गया मित्रों और सीकर अपने दूसरे स्थान पर रहना पड़ा इसको, ये इसमें बना है उप विजेता। तो पहला स्थान आपसे पूछा है मित्रों, तो याद रखिएगा भाई, ये आपका आ जाता है मित्रों कोटा। तो कोटा में ही प्रतियोगिता हुई ताइक्वांडो प्रतियोगिता। उसने कहा कि हम किसी को भी नहीं ले जाने देंगे, ये तो हमारे घर में रखेंगे हम। तो ये कोटा ने प्रतियोगिता करवा के कोटा में ही पहला स्थान प्राप्त किया, दूसरा स्थान आपके सीकर का आता है। ठीक है लाडलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 से लेकर 10 अक्टूबर 2025 को नेपाल के पोखरा में आयोजित इंडो नेपाल यूथ गेम चैंपियनशिप में किस राजस्थानी ने बॉक्सिंग स्पर्धा में 60 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है? लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर कह रहा हूँ छोरों, परीक्षा में छपेगा क्योंकि रीट मेंस का टॉपिक है आपके खेल खिलाड़ी। मैं अलग से भी करवा दूंगा खेल खिलाड़ी, पर पहले ये वाला टॉपिक भी पढ़ दो। नेपाल के पोखरा में आयोजित इंडो नेपाल यूथ गेम चैंपियनशिप जो 6 से लेकर 10 अक्टूबर को हुई, उसमें एक राजस्थानी ने भाग लिया और वो महिला खिलाड़ी भाग लेकर 60 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल आपके लाती है। उसका नाम क्या है? कृष्ण वर्मा सीकर हैं, सुभाष चौधरी जयपुर है, पूजा सैनी सीकर हैं, सोनिया चौधरी जयपुर है। लो जी, बहुत तगड़ा सवाल है, ध्यान रखना मित्रों। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका कृष्ण वर्मा सीकर, जिनका संबंध आपके कौन से खेल से आता है? इनका संबंध आपके आ जाता है मित्रों आपके बॉक्सिंग से। बहुत प्यारा सवाल है। अगर मैं बात करूं सुभाष चौधरी जयपुर की, तो इनका संबंध आपके कौन से खेल से आता है? सुभाष चौधरी का संबंध आपके वुशु खेल से है। पूजा सैनी सीकर की बात करें तो याद रखना मित्रों, इनका संबंध निशानेबाजी यानी शूटिंग से आता है। और सोनिया चौधरी जयपुर की अगर बात करूं तो इनका खेल आ जाता है वुशु खेल। तो बॉक्सिंग का एक ही इसमें प्लेयर है मित्रों जो आपको ध्यान रखना है, और उसका नाम आपके आता है कृष्ण वर्मा सीकर का, जिसने गोल्ड जीता है नेपाल में जाकर। याद रखना, ए आंसर होगा लाडलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा आपके स्थान प्राप्त किया है? बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल।
17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक की तारीख अपने सामने आती है मित्रों। और यहाँ आपसे सवाल पूछा है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान ने जो राष्ट्रीय पोषण माह है इसमें पहला स्थान प्राप्त किया, दूसरा किया, या तीसरा या पांचवा। तो ध्यान रखना मित्रों, ये अपना सितंबर से अक्टूबर तक का जो रैंक देखें अपन, तो 8वें नंबर के राष्ट्रीय पोषण माह में अपने राजस्थान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट करके बताओ दे के लाडलो पहला स्थान किस राज्य का रहा है, ये आप बताना मुझे, बताइएगा। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो मित्रों, अगर बात करें पहले स्थान पर आपके कौन रहा, तो इस बार गुजरात ने टॉप कर दिया। सेकंड नंबर पे आपका रंगीलो राजस्थान रहा, और थर्ड नंबर पर आपका मित्रों कौन सा स्टेट रहा है, छत्तीसगढ़। याद रख लेना भाई, बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय पोषण माह, और आपको पता है इस राष्ट्रीय पोषण माह का नोडल विभाग कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब बच्चे और बच्चे की माता से संबंधित हो तो विभाग भी वैसे ही होगा। इसका नोडल विभाग आपके आ जाता है कौन, महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग। कमेंट करके बताओ राजस्थान में इस विभाग की मंत्री कौन है, महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग, बताइएगा। बहुत अच्छा और शानदार सवाल आपके सामने है मित्रों। इस डिपार्टमेंट का मंत्रालय किसके पास है, तो याद रखिएगा भाई, इस डिपार्टमेंट की मंत्री अभी आपके कैबिनेट मंत्री दिया कुमारी है, और राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो चलते हैं अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 13 से लेकर 21 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर नए आपराधिक कानूनों की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दंड के स्थान पर, दंड जो शब्द प्रयोग किया जाता था उसके स्थान पर न्याय की जो अवधारणा है इसको प्रदर्शित करने के लिए नव विधान न्याय की नई पहचान नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया। बहुत अच्छा सवाल बना के पूछ लेगा। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, नव विधान न्याय की नई पहचान नामक प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान में कहाँ हुआ, तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर। तो याद रख लेना मेरे मित्रों, इस कार्यक्रम का आयोजन इस बार आपके जयपुर में हुआ, और इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि बनकर आए थे। ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है। और जयपुर में ये कार्यक्रम आपके कहाँ पर हुआ, सीतापुरा नामक स्थान है जहां आयोजित हुआ है। 13 से लेकर 21 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चला, और इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी भाग लिया। याद रखना भाई, बढ़िया गजब का सवाल, और इसका आंसर होगा जयपुर। नेक्स्ट, 23 से लेकर 25 अक्टूबर 2025 को राजस्थान में किस स्थान पर 3 दिवसीय आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल है। अभी डिफेंस के क्षेत्र में तो राजस्थान खूब आगे चल रहा है भाई, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के काफ़ी दौरे हो रहे हैं। बताओ 23 से 25 अक्टूबर को 2025 में राजस्थान में किस स्थान पर 3 दिन का अपने आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मतलब यहाँ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए, वायुसेना के चीफ आए, और थल सेना के चीफ आए, और आपके जल सेना के चीफ भी आए। मतलब सब कुछ यहाँ था, और अपने जो भी अपने बीएसएफ के जवान हैं यहाँ, वो आपके सारे लोग ट्रेनिंग इसमें ले रहे थे। तो 3 दिवसीय आर्मी जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन आपके राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ मित्रों, जैसलमेर। अब जैसलमेर में होना ही है, क्योंकि जैसलमेर पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, और अपना मीटिंग अगर यहाँ होगा तो पाकिस्तान में हलचल हो जाएगी, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई हरकत होती है तो हमें पता है कि हमारा निशाना किस तरफ होता है। ठीक है, चलो लाडलो, इसका आंसर होगा जैसलमेर। अब थोड़ा सा इसको विस्तार से पढ़ते हैं। आर्मी जो कमांडर्स आपका कॉन्फ्रेंस 2025 है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसे माना गया, तो मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS आपके अनिल चौहान जो हैं वो इसमें मुख्य अतिथि बनकर आए। अब सवाल को पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कॉन्फ्रेंस के तहत जैसलमेर में, यह आ गया आपका जैसलमेर मित्रों नाम, तो जैसलमेर में इस कॉन्फ्रेंस के तहत इन्होंने जो वार म्यूजियम है, युद्ध संग्रहालय, उसमें नव विकसित शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किया, और जवानों के लिए 3 ऐप लॉन्च किए। देखो कितना गजब का सवाल है। अपने देश ने भारत सरकार ने वॉर म्यूजियम युद्ध संग्रहालय की स्थापना आपके जैसलमेर में स्थापना की थी मित्रों। और परीक्षा में ये भी सवाल पूछा जाता है, ये युद्ध संग्रहालय कब स्थापित हुआ था, तो ध्यान रखना
24 अगस्त 2015 को युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी जैसलमेर। और इसी युद्ध संग्रहालय में अपना 1971 में हंटर नाम का जो अपने एक विमान है जिसका यूज किया गया था वो भी इसमें रखा हुआ। और इसी युद्ध संग्रहालय, इसी वॉर म्यूजियम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक शौर्य पार्क का उद्घाटन किया। और इसी के पास में एक कैक्टस जो है वनस्पति, उसका पार्क जो है उसका उद्घाटन भी किया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है। बहुत प्यारा और जबरदस्त सवाल है, ध्यान रखना। अब देखते हैं इसी 3 दिवसीय जो कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें 3 दिवसीय में 3 ऐप लॉन्च किए। इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप। इक्विपमेंट का मतलब होता है मित्रों आपके हथियार वगैरह की जो कोई भी समस्या है, उपकरण, वो आपके जुड़ी हुई तकनीकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो सैन्य जो उपकरणों से जुड़ी हुई जो तकनीकी समस्या है उनका समाधान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा है इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप। दूसरा आपके जो है मित्रों उस ऐप का नाम आ जाता है और नमन सेंटर ऐप है। पूर्व जो सैनिक है और उनके जो परिजन है उनका कल्याण हो, उनके लिए जो भी कोई योजना चल रही हो उसकी समस्त जानकारी आपको मिलेगी नमन सेंटर ऐप में। और एक ऐप बनाया है मित्रों इन्होंने जिसका नाम आता है सैनिक यात्री मित्र ऐप। यानी कोई भी सैनिक किसी भी यात्रा को करना चाहता है तो उस यात्रा में उसको सहायता कैसे मिले, इसलिए उसको सैनिक यात्री मित्र ऐप के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये 3 ऐप आपके जैसलमेर से लॉन्च हुए, याद रखना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है छोरों, याद रखना। चलो 11-12 अक्टूबर 2025 को राजस्थान में किस स्थान पर यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? बहुत प्यारा सवाल, बताओ भाई, बहुत गजब का सवाल है। और क्या इस प्रश्न का आंसर होगा ये आपको जवाब देना है। बहुत गजब का और शानदार सवाल। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। और ये 11 से 12 अक्टूबर को हुआ है। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? जबरदस्त और शानदार सवाल आपका सामने। चलो भाई एक बार शेयर कर दो सभी साथी फटाफट से और लाइक कर दो क्लास को बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में। क्या होगा भाई? बहुत सारे साथी अभी इसका आंसर बीकानेर भी बता रहे हैं। बिल्कुल, जिसने बीकानेर बताया है उनका करेक्ट है। ये आपके ग्लोबल पीस फाउंडेशन का 2 दिन का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ये आपके राजस्थान के बीकानेर में हुआ। बहुत बढ़िया भाई, इस प्रश्न का आंसर आपका होगा बीकानेर। अब चलिए विजय सीरीज के सवालों की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई पढ़िएगा। अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे की स्थिति में राजस्थान में वर्ष 2022-23 में प्रभावित जिलों की संख्या कितनी थी? बताओ भाई, बहुत अच्छा सवाल है। आपके 2022-23 का आंकड़ा पूछा है इसने, उसमें प्रभावित जिले कितने थे जिनमें सूखे की स्थिति हमें देखने को मिली थी, वो आपको कमेंट करके बताना है। बताओ भाई, 2022-23 में पूछ रहा है तो जिलों की संख्या याद रखना। सीतारा शर्मा कहने की 32 थी। मेरे भाई ध्यान रख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा। 2022-23 में मित्रों आपके जिलों की संख्या केवल कितनी थी? 1 थी। याद रखना भाई, 1 आएगा इसका आंसर, ना कि 32। ठीक है छोरो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आपके अल्फी सोल्स मृदा जिसको अपन जलोढ़ मृदा कहते हैं ये किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? अब जलवायु प्रदेश सामान्य रूप से 5 है आपके, और पढ़े आपने शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश और एक आपका आता अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। उनमें से कौन सा जलवायु प्रदेश है जिसमें एल्फी सोल्स मृदा, जलोढ़ मृदा जो है वो पाई जाती है? बताओ भाई, बहुत बढ़िया सवाल। चलो बता दो भाई क्या इस प्रश्न का आंसर होगा? अल्फी सोल मृदा, जलोढ़ मृदा का संबंध किस जलवायु प्रदेश से आता है? अभी तक तो नहीं आया। अरे पूर्वी मैदान तो भाई आपका भौतिक प्रदेश है भाई, यहाँ मैं जलवायु प्रदेश पूछ रहा हूँ। ध्यान रखना मेरे लाडलों, उपाद्र एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश ये दोनों इसमें जोड़े जाएंगे। ठीक है, और ऐसे जनरली अगर भौतिक प्रदेश के अकॉर्डिंग पूछता है तो फिर हम इस प्रश्न का आंसर देंगे पूर्वी मैदान। ठीक है भाई, याद रख लेना, ये बढ़िया ज़बरदस्त और शानदार सवाल आपका हो जाएगा। अब देखो ऐसे सवाल बना के पूछता है कभी कभी, जैसे नाम दे देगा एरिडो सोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? एरिडो सोल्स मृदा का संबंध आपके जलवायु प्रदेश के अकॉर्डिंग आ जाता है और वो नाम आ जाता है आपके शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है भाई, और इसी के साथ अगला मैं आपको बता देता हूँ एक आपके आता है मित्रों एंटी सोल्स मृदा, ये भी नाम आपको देखने को मिलेगा।
एंटीसोल्स जो मृदा है ये आपके अर्धशुष्क मरुस्थल में देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में एंटीसोल मृदा है, जबकि उपाद्र और आर्द्र जलवायु प्रदेश में आपकी अल्फीसोल मृदा है। और एक आपकी बच जाती है मित्रों, जिसका नाम आता है आपके वर्टिसोल्स मृदा, जो आपके काली मृदा होती है मित्रों। इस वर्टिसोल्स मृदा जिसकी बात अगर करें तो इस काली मृदा का संबंध आपके कौन से इससे आता है, जलवायु प्रदेश से। तो याद रखना यहाँ वर्टिसोल्स मृदा का संबंध हो जाएगा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश से। ठीक है लाडलों। और भौतिक प्रदेश पूछता तो हम काली मृदा वर्टिसोल्स में हाड़ौती का पठार बताते, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र बताते। ये आपका सवाल बहुत गजब का और शानदार सवाल, फिर कह रहा हूँ यहाँ से एक सवाल जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे कमेंट करके बता दो फटाफट से, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। बताओ भाई, मृदा का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं। एक तो ये सवाल बताना है, और एक सवाल ये है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। अभी रिसेंटली करंट में ही है, ये विश्व मृदा दिवस कल ही मनाया गया मित्रों। ये 5 दिसंबर के दिन मनाते हैं अपन, याद रखना। और मैंने आपसे पूछा है मृदा का अध्ययन आपके क्या कहलाता है, किसका कमेंट आएगा सबसे पहले, और मुझे कौन बताएगा कि सर मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं। बता दो मित्रों, बहुत गजब का और शानदार सवाल आपके सामने है, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो ध्यान रखना भाई, मृदा के अध्ययन को आपके पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है, पेडालॉजी कहते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है छोरों। हाँ, जो आप कुछ कमेंट कर रहे हैं एरिडोसोल से, जो अर्धशुष्क में भी है, कुछ भाग में है, वैसे एंटीसोल का संबंध ही होता है आपके अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। मरुस्थल ये क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, जलवायु प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो आपका कन्फ्यूजन ऐसा हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। महान सीमांत जो ब्रंश है, इसकी सर्वाधिक चौड़ाई राजस्थान के किस जिले में देखने को मिलती है। कितना गजब का सवाल है मित्रों। अब आपको बताएं कि अपने राजस्थान में एक तो आपके ये अरावली पर्वतमाला आ गई, और अरावली पर्वतमाला यहाँ आपके बीचों बीच है राजस्थान में। अगर बात करें मित्रों, और इधर आपके एमपी में एक पर्वतमाला है जिसका नाम आता है मित्रों आपके विंध्यन पर्वतमाला। तो विंध्यन पर्वतमाला जिसका संबंध आपके एमपी से आता है। अब ये दो पर्वतमालाओं के बीच में कुछ आपका क्षेत्र बच गया भाई, जिसको आपके एक नाम से जाना जाता महान सीमांत ब्रेंच, जिसको अपन कहते हैं GBF, ग्रेट बाउंड्री जो फॉल्ट है, महान सीमांत ब्रेंच, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो कितना बढ़िया सवाल है। G का मीनिंग होता है ग्रेट, B का मीनिंग होता है आपके बाउंड्री, और F का मतलब होता है आपके फॉल्ट। इसी को हम मित्रों हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको अपन कहते हैं महान सीमांत ब्रंच। तो महान सीमांत जो ब्रंच है वो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट को आपके कहा जाता है। अब इसमें कुछ जिले अपन को देखने को मिलते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपके मित्रों इसमें करौली डिस्ट्रिक्ट आ जाता है महान सीमांत ब्रंच में, एक आपका इसमें धौलपुर आता है भाई, एक आपका इसमें मित्रों अपने आ जाता है सवाई माधोपुर। करौली धौलपुर आ जाएगा, सवाई माधोपुर आएगा महान सीमांत ब्रंच वाले क्षेत्र में। यहाँ से फिर आपके लाडलो 2 जिले आपके हाड़ौती क्षेत्र वाले इसमें शामिल होंगे, एक आता है कोटा, एक आता है मित्रों आपके बूंदी। ये आपके कुछ जिले हैं, और कुछ क्षेत्र में आपका भीलवाड़ा भी इसमें गिना जाता। लेकिन मेरे लाडलों सवाल ये पूछ रहा महान सीमांत ब्रंश की सर्वाधिक चौड़ाई आपके कहाँ देखने को मिलती है, तो फिर लाडलों ऐसी कंडीशन में हमें इस प्रश्न का आंसर होगा करौली। करौली में इस महान सीमांत ब्रंश की सर्वाधिक चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। ये सवाल आपका होगा बड़ा गजब का और शानदार सवाल जो आपके सामने पूरा होता है। बिल्कुल भाई, कोटा बूंदी के अलावा मेवाड़ का एक जिला और आता है, उसका नाम आपके आ जाता है चित्तौड़गढ़। याद रह जाएगा छोरों, बड़ा गजब का और शानदार सवाल आपका है। और ये महान सीमांत ब्रंश जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो मित्रों इसका संबंध आपके राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश से आता है, वो भौतिक प्रदेश हो जाएगा हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती का पठार जिसे हम राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। अब मुझे कमेंट करके बता दो डांग की रानी किसको कहते हैं और डांग का राजा किसको कहते हैं। ये 2 सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलो भाई, राजस्थान में डुंगरी बांध का संबंध किस नदी से है, बहुत अच्छा सवाल है और अभी करंट में है ये डुंगरी बांध। याद रखिएगा मित्रों, डुंगरी बांध की अगर बात करें तो ये आपके राजस्थान में सवाई माधोपुर और करौली जो जिला है उसकी सीमा पर बनने जा रहा है।
तो डूंगरपुर, करौली और सवाई माधोपुर की सीमा पर बनेगा। इसका ज़्यादा एरिया आपके सवाई माधोपुर में देखने को मिलेगा। डोंगरी बांध का संबंध आपके कौन सी रिवर से आता है, नदी से, तो उसका नाम आता है बनास, जो कि राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। ठीक है छोरों, चलो भाई अगला सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरातत्वविद ने बागोर सभ्यता से महापाषाण कब्रों की खोज की है? बताओ भाई, बागोर सभ्यता से महापाषाण कब्रों की खोज किसने की? अब बागोर सभ्यता का संबंध आपके राजस्थान में कहाँ से आता है? भीलवाड़ा से आता है गुरुजी। एक नदी से संबंधित है ये, उसका नाम आता है कोठारी नदी। और कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में आपके एक बांध बना हुआ मेजा बांध, ये भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। भीलवाड़ा में अगर मैं बात करूं लाडलों इस सभ्यता की, तो इसके जो खोज करता है वो किसे माना जाता है? तो बागोर सभ्यता के खोजकर्ता वीरेंद्र नाथ मिश्र को माना जाता है। VN मिश्र द्वारा इसकी खोज की गई। फिर यहाँ बागोर सभ्यता की बात करें लाडलो, तो यहाँ से एक जनरल विशेष पॉइंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ बागोर सभ्यता से हमें प्राचीनतम जो है मित्रों पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन आपसे सवाल ये पूछा है मेरे लाडलो मैंने कि बागोर की सभ्यता से महापाषाण जो कब्र की खोज है वो किस विद्वान ने की थी? ये आपका आंसर क्या आएगा? किसका कमेंट आएगा सबसे पहले? अभी तक तो VN मिश्र दे रहे हो, VN मिश्र दे रहे हो, लेकिन किसी भी साथी का ये कमेंट नहीं आया कि महापाषाण जो कब्र हैं उनकी खोज किसने की थी। इस प्रश्न का आंसर अभी तक कोई भी जो साथी है वो अच्छे से नहीं दे पाया। बताओ भाई फटाफट से किसका जवाब आएगा? बड़ा जोरदार और शानदार सवाल आपके सामने पहुंच चुका है और सबसे पहले कौन इस प्रश्न का रिप्लाई करेगा उसके सामने ये प्रश्न आपका है। चलो भाई बताओ। और एक आपके पुरातत्वविद का नाम आता है जिसने आपके बागोर से मित्रों आपके महापाषाण कब्रों की खोज की थी। इसमें आपको ध्यान रखना है महापाषाण कब्रों की खोज में आपके नाम आता है लाडलो कार्लाइल। और आप सभी ने किसी ने भी इसका रिप्लाई नहीं किया मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना छोरों। 2026 में आपके इतिहास की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। ठीक है मित्रों, याद रख लेना भाई, गजब का सवाल। चलो अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में पंडारी मोदक कहाँ के प्रसिद्ध है? लो जी गुरुजी मुंह में पानी आ गया जैसे ही तुमने पंडारी मोदक कहा है। अरे गुरुजी ये तो मीठो मीठो लड्डू होवे, घणो गजब को लागे गुरुजी। पंडारी मोदक मैंने घणो खाओ, लो बता दियो क्या होगा? ध्यान रखना भाई, पंडारी मोदक आपके राजस्थान में संबंधित है कहाँ से हैं? अब मेरे लाडले बीकानेर से, याद रख लेना। इसी के साथ आपके एक सवाल बनता है यहाँ से, राजस्थान में आम पापड़ कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आम पापड़ पूछे लाडलो, ये आपके राजस्थान में आपके बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। और मैं आपको बता दूं लाडलो, सवाल पूछा जाए कि राजस्थान में दाल कचौरी कहाँ की फेमस है? दाल कचौरी प्याज कचौरी पूछे तो ये कोटा की फेमस है गुरुजी। ठीक है, कचौरा कहाँ का फेमस है? नसीराबाद अजमेर का फेमस है, याद रखना भाई। इसी के साथ एक सवाल जो आपका ये आता है मित्रों, राजस्थान में तिल पट्टी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? लो जी तिल पट्टी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तिल पट्टी उद्योग का संबंध आपके आता है मित्रों आपके ब्यावर से। ठीक है, ये कुछ सवाल है जहाँ से जनरली आपको सवाल पूछे जाते हैं। और कलाकंद कहाँ के प्रसिद्ध है? अलवर के प्रसिद्ध है कलाकंद। ठीक है छोरों, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राजस्थान में तिल पपड़ी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? यह भी करवाया मैंने। तिल पपड़ी उद्योग का संबंध आपके राजस्थान में कौन से स्थान से आता है? ब्यावर। और ब्यावर का एक सवाल और बता देता हूँ, अपने एक औषधि होती है आयुर्वेदिक जिससे का नाम आता है मित्रों आपके नसावर, ये भी ब्यावर की प्रसिद्ध है आयुर्वेदिक औषधि। ठीक है, और नसावर आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं अभी बता दूंगा आपको। गांव में तुमने देखा होगा बुढ़ी डोकरी अपने पास में छोटी सी डिब्बी रखती है, जेब में से डिब्बी निकाली, डिब्बी में से चिमटी भर ऐसे लिया और इस तरीके से एक्टिविटी करके उस महिला ने आयुर्वेदिक औषधि का क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया उसको, जिससे भोजन पाचन होता था। याद रख लेना छोरो, कितना गजब सवाल। चलो अब आपके एक रचना पूछिए। अब पेड़ फल बेचेंगे पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्हें साहित्य अकादमी के द्वारा सुमनेश जोशी जो साहित्य पुरस्कार 2023-24 है उससे सम्मानित किया गया? तो अब पेड़ फल बेचेंगे इस रचना के लेखक आपसे पूछा जा रहा है।
तो ध्यान रखना मित्रों, अब पेड़ फल बेचेंगे इस पुस्तक के रचना के लेखक विलाल पठान है, ये आपको ध्यान रखना। विलाल पठान इस रचना के लेखक है, ये भी आपको ध्यान रखना। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, मितेश निर्मोही की एक रचना आपके परीक्षा में पूछी जाती है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। इनकी रचना का नाम आता है आपके मुक्ति। ठीक है भाई, ये भी परीक्षा में आता है। एक रचना आपको ध्यान रखना है प्रताप रासो, कई बार जनरली परीक्षा में देखने को मिलता है। प्रताप रासो नामक जो रचना है, इसके लेखक है आपके चाचक जीवान, है ना। चाचक जीवान इसके लेखक है मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना है, चाचक जीवान। बहुत अच्छा सवाल। इसी के साथ में एक आपकी पुस्तक जो परीक्षा में आता है, सवाल उसका भी ध्यान रखना। वीरमायण पुस्तक किसकी है? तो वीरमायण पुस्तक के लेखक आपके बादर डाडी हैं। और रीट मेंस का ये बेहतरीन टॉपिक है आपके साहित्य वाला, जो मैं आपको पढ़ा दूंगा टाइम टू टाइम पूरा, और इस तरीके से अपन करते जाएंगे। एक रचना है आपकी, हूँ गोरी किण पीवरी, हूँ गोरी किण पीवरी, मुझे ये भी पता नहीं है मेरा पति कौन है, हूँ गोरी किण पीवरी जमारो। इसके बाद एक रचना है, उसका नाम आता है उसने कहा था। क्या कहा था गुरुजी? पता नहीं मेरे भाई। एक रचना का नाम आता सुखमय जीवन, और एक रचना का नाम आता है बुद्धू का कांटा। ले मेरे बुद्धू, ये सारी रचनाएं अपने जयपुर के एक साहित्यकार की है, जो आधुनिक साहित्यकार में शामिल है। उस बंदे का नाम आता आपके यादवेंद्र शर्मा। तो यादवेंद्र चंद्र शर्मा की ये रचनाएं देखने को मिलती है हमें, जो परीक्षा में अक्सर यहाँ से सवाल बनता हुआ दिखाई देता है। ये आपके तमाम रचनाएं इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करके बता दी। बिल्कुल ठीक है छोरों, बहुत गजब का सवाल आपके सामने जो इस तरीके से अपन ने पूरा किया। चलिए छोरों, राजस्थान में अगोरिया नामक एक सौर ऊर्जा संयंत्र है, जो कहाँ स्थित है? बताओ भाई, अगोरिया नाम का जो सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये कहाँ स्थित है? और एक बार सभी साथियों से कहना चाहूँगा मित्रों कि एक बार अपन 99 पे पहुँचे हैं, थोड़ा सा जोर लगा दो, क्लास को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि आप सभी के लाइक और शेयर करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला आपको। आप प्यारे साथियों, आप भी इतना तो काम कर ही सकते हैं। बताओ भाई, बहुत अच्छा और जानदार शानदार सवाल आपके सामने आया है मित्रों, और क्या इस प्रश्न का आंसर आप दोगे ये मुझे बताओ, बताइएगा। अगोरिया नामक सौर ऊर्जा संयंत्र का संबंध कौन से जिले से है? बहुत बढ़िया भाई, और कुछ साथियों ने कर भी दिया है कमेंट। अगोरिया नामक सौर ऊर्जा संयंत्र आपके राजस्थान में बाड़मेर में। और एक ध्यान रख लेना, बड़ला सौर ऊर्जा संयंत्र जो राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क के रूप में विख्यात है, ये आपके पहले जोधपुर में था बड़ला। अभी प्रेजेंट टाइम इस बड़ला सौर ऊर्जा संयंत्र की आपके लोकेशन आती है फलोदी। फिर एक अपन ने पढ़ा था जो आपके करंट में रहा था, ये परिचालक में आया, कर्णीसर सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, जहाँ 107 मेगावाट क्षमता है उसकी। तो कर्णीसर जो आपके सौर ऊर्जा प्लांट है मित्रों, इसका संबंध आपके राजस्थान के कौन से जिले से आता है? बीकानेर से। ठीक है, अगला सवाल पढ़ो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर हैं? लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या गजब का सवाल पूछा है इसने। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राजस्थान में कितने शहर है? 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या बताओ। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके लाडलों टोटल आपके 5 शहर हैं, और याद रखना कौन कौन से। जयपुर है इसमें, एक आपका आता है मित्रों जोधपुर, यहाँ एक आपका आता है कोटा, एक आपका आता है मित्रों बीकानेर, और एक आपका शहर आता है अजमेर। तो ये जयपुर जो जोधपुर आपका और ये कोटा वाला जो क्षेत्र आपको मैंने बता दिया है, ये 5 ऐसे जिले हैं मेरे लाडलों जो आपको ध्यान रखना है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, 5 ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 5 लाख से भी अधिक है। ये आपके बीच में आज का सेशन हुआ। एक बार कमेंट करके बताइए लाडलों, सेशन वास्तव में दिल से कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो अंत में यही कहना चाहूँगा, जाते जाते इस लाइव सेशन को भी जरूर शेयर करते जाइएगा प्यारे साथियों। बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सेशन आपके बीच हुआ है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे लाडलों। इसी जोरदार तरीके के साथ में सवालों को अपन ने एनालिसिस किया। अब कल की क्लास के बीच में आप निश्चित रहिएगा, अगर मैं यहीं जयपुर अवेलेबल रहा तो पक्का आपकी क्लास सुबह 7 बजे होगी। आप स्ट्रीम को देख लेना शाम तक, और आपको जो नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाएगा, तमाम जानकारी आप तक
शेयर की जाएगी। ठीक है लाडलो, तो आज का सेशन कैसा रहा? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच।